नमस्ते साथियों, मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले छात्रों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो इस चैनल पे रोज़ आपको उनका अध्ययन करवाया जा रहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास के 13 भाग इस चैनल की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुकी हूँ और हिंदी साहित्य की जो 13 ही वीडियो मैंने अभी तक पोस्ट किए हैं, जिसमें आदिकाल हो चुका है और हम भक्ति काल में चल रहे हैं। और वो जो नोट्स हैं, जो सभी किताबों से सारी किताबों का मैटर एक जगह इकट्ठा करके जो नोट्स हैं वो मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ, वो सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे एज ए PDF प्रोवाइड करवा रही हूँ निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है उसका। आप यहाँ पर पढ़िए और मेरे टेलीग्राम चैनल हिंदी के रंग कविता तोतला के संग, ये मेरे चैनल का नाम है, मुझसे जुड़िए और उन नोट्स को आप निःशुल्क वहाँ से ले सकते हैं, उतार सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बहुत ही रामबाण नोट्स हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में उन नोट्स के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना मैं दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ। और पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला में इस चैनल पर सबसे पहले कक्षा 12 की अंतरा बुक को पढ़ाया जा रहा है, जिसके 9 पाठ हो चुके हैं और उन 9 पाठों में मैंने आपको ये बताया है कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं या आपको किस प्रकार बनाने चाहिए, प्रश्नों का स्तर परीक्षा में कैसा रहता है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको इन पाठों की तैयारी करनी है। तो 9 पाठ मैं करवा चुकी हूँ, शॉर्ट नोट्स आप मेरे साथ साथ बना चुके हैं और इसी श्रृंखला में आज हम 10वां पाठ पढ़ेंगे। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि रोज़ आरपीएससी एग्ज़ाम्स की हिंदी से तैयारी मैं यहाँ करवाती हूँ। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड कर रहे हो, तो डेली यहाँ पर क्लास होती है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएं जो कोचिंग्स नहीं ले सकते, किसी भी ऐप से कोई क्लास खरीदने लायक नहीं है, जो सक्षम नहीं है, क्योंकि मेरे नोट्स मैं निःशुल्क आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाती हूँ, वहाँ से आप जाकर उतार सकते हैं। और नोट्स आपके लिए मैं फिर कह रही हूँ, आपकी परीक्षा में रामबाण साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, आपके मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें सभी की मदद करें। मैं आप सबकी हेल्प कर रही हूँ, आप अपने साथी की, अपने पड़ोसी की, जो भी आपके आसपास तैयारी कर रहे हैं उन सभी की आप हेल्प करें। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे केशव दास पाठ 10। कल हमने विद्यापति पढ़ा था, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए थे और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं ये भी मैंने आपको उसमें बताया था। तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अलग से देख सकते हैं और कक्षा 12 के अंतरा बुक के सारे पाठ अलग से मैंने उसमें पढ़ा रखा है, वहाँ जाकर आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे केशव दास को। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालनी है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि बिना कॉपी पेन के शॉर्ट नोट्स हम नहीं बना सकते। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे आप उसे लिखते जाइए, बहुत ही शॉर्ट और स्वीट से नोट्स बन जाएंगे। बहुत कम लिखना है और बहुत ही यूज़फुल, यानी कि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे। जितनी ज़रूरत है, जितना परीक्षा में हमारे लिए उपयोगी है, उतना ही हम उसमें से लिखेंगे। बाकी का मेरे साथ साथ आपको गहनता से अध्ययन करना है, गंभीर होकर आपको पढ़ना है, समझना है। पहला लिख दीजिए, पाठ 10 केशव दास। अब जैसा कि हम हर वीडियो में, हर पाठ में लिखते हैं जन्म के बारे में, तो आप इसके जन्म के बारे में लिखिए। और अगर आपके पास कक्षा 12 की बुक है तो आप उसे ज़रूर सामने लीजिए अपने पास। अगर आपके पास अंतरा बुक है तो उसे खोल के बैठिए। पहली लाइन लिखेंगे आप कि केशव दास का जन्म, देखिए इसमें इस तरीके से लिखा है, लेकिन जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, जो भाषा मैं यूज़ कर रही हूँ वैसे लिखिए। केशव दास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में 1555 ईस्वी में हुआ था। पहली लाइन लिखी आपने, फिर से बोल रही हूँ, केशव दास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में 1555 ईस्वी में हुआ था, ऐसा माना जाता है। हो गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, जहाँ लिखना है मैं बोल दूंगी, लिख लीजिए, बाकी मेरे साथ पढ़ते रहिए आप। केशव दास साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष और वेदक सभी विषयों के ज्ञाता थे। केशव दास की रचनाओं में इनके 3 रूप देखने को मिलते हैं, आचार्य, महाकवि, इतिहासकार।
कितने रूप देखने को मिले हैं केशवदास के? 3 रूप। कौन कौन से? आचार्य भी हैं, महाकवि भी हैं, इतिहासकार। तो ये अगला पॉइंट है आपका दूसरा, कि केशवदास की रचनाओं में 3 रूप देखने को मिलते हैं, आचार्य, महाकवि, इतिहासकार। ठीक है। अब आचार्य क्यों कहा, महाकवि क्यों कहा और इतिहासकार क्यों कहा, इसकी जानकारी हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, इन्हें आचार्य क्यों कहते हैं? केशवदास राजाओं के पुत्रों को शिक्षा देते थे, इसीलिए इन्हें आचार्य आसन प्राप्त हुआ। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। ठीक है। आचार्य का आसन प्राप्त करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई। बहुत ध्यान से, गंभीरता से पढ़ें, गंभीरता से सुने, समझें। कितनी ही चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लिख नहीं पाते लेकिन समझ के कर जाते हैं, है ना। अभी जस्ट नेट का पेपर हुआ है, यूजीसी नेट का, उसमें जो हिंदी का पेपर आया, बहुत ही अच्छा पेपर था, बहुत ही शानदार पेपर रहा। आप लोग ज़रूर उस पेपर को देखिएगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो भी बच्चे कर रहे हो हिंदी से, तो आप चाहे फर्स्ट करो या सेकंड करो, अभी जो यूजीसी नेट का हिंदी का पेपर आया उसे एक बार ज़रूर देखिए। प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा था, बहुत ही प्यारा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, लिखने लायक चीज़ लिख ले, लेकिन समझने लायक चीज़ के लिए वीडियो को आपको रोकना भी पड़े तो रोकिए, पॉज भी करना पड़े तो करिए, समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। खाली ऐसे नहीं पढ़ना है कि हाँ हमने एक वीडियो देख लिया, क्योंकि देखने से कभी भी कुछ नहीं होगा जब तक गहनता से उसका अध्ययन नहीं होगा। तो आप वो पेपर ज़रूर देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको इतना फोर्स क्यों कर रही हूँ कि आप जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुने। अगला है, महाकवि केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की स्थापना की थी। देखिए ये जो लाइन्स है ना, जैसे आचार्य का आसन प्राप्त करने पर इन्हें संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जैसे केशवदास ने हिंदी में संस्कृत की परंपरा की स्थापना की थी। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वाक्यों के रूप में कितनी ही बार, और ये आपकी मदद करेंगे। जहाँ पर किसी को नहीं आएगा वहाँ पर आंसर को आप फाइंड आउट कर जाएंगे, क्योंकि अगर आपने गहनता से इनको पढ़ा है, इनको समझा है, तो ये आपको जो एग्ज़ाम में 5 से 7 प्रश्न आते हैं वो ऐसे आते हैं कि जिस विद्यार्थी ने हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझा और सुना है वही उन 5-7 प्रश्नों तक पहुंच जाता है, बाकी नहीं पहुंच पाते। और उसके बाद सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है, क्योंकि जैसे आपके 300 नंबर का पेपर है, या माना कि जीके अलग कर दो और 150 का आपका सब्जेक्ट का पेपर है, उन 150 में से भी आप 30 प्रश्न साइकोलॉजी के अलग कर दीजिए और आपके 120 नंबर का आपके हिंदी का पेपर है, तो 120 में से 110 नंबर तक हर वो विद्यार्थी पहुंचेगा जो तैयारी कर रहा है ईमानदारी से। ठीक है। लेकिन 110 के ऊपर जो 5 और 6 प्रश्न होते हैं वहाँ तक वही बच्चे पहुँच पाते हैं जिन्होंने बहुत ही गहनता से, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है, बहुत ही तरीके से जिसने पढ़ा है, वो बच्चा उन 5 से 7 को कर लेता है, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं वो 110 पे ही अटक जाते हैं। तो यही चीज़ है आपको एक विद्यार्थी से आगे बढ़ने के लिए। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ। तो जो कंसेप्चुअल बेस क्वेश्चन आते हैं, जो अप्लाइड बेस क्वेश्चन आते हैं, लाइन लाइन से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। अब देखो, वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम आप पाठ पढ़ाओ, ये सब आप यहाँ क्यों कर रहे हो, ये बकवास है। पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हाँ, पाठ में से प्रश्नों से पाठ से पूछा जाएगा, पर केशवदास, विद्यापति, मलिक मोहम्मद जायसी, ये इतने फेमस राइटर हैं कि आपके हिंदी साहित्य के इतिहास को छूते हुए निकलते हैं। अगर आपने इन्हीं पाठों के साथ साथ इन रचनाकारों का जीवन परिचय बहुत ही, कहते हैं ना, अच्छे से पढ़ लिया, बहुत ही तगड़ा पढ़ लिया, तो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपका अछूता रह जाएगा। इसीलिए ये जो मैं कर रही हूँ, हो सकता है आपको टाइम वेस्ट लग रहा हो, लेकिन ये टाइम वेस्ट नहीं है। यही छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, यही मंत्र होते हैं
जो आपको दूसरे असफल विद्यार्थियों से सफल बनाते हैं। ये वही चीज़ें हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। और वैसे भी जिसमें धैर्य होगा, पेशेंस होगा, वही मेरे वीडियो देख पाएगा, बाकी बच्चे नहीं देखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे चैनल से जुड़े हुए रहते हैं। एक चैनल पे बहुत ही कम होता है जो विद्यार्थी टिकता है, वो एक इसे भी पढ़ेगा, एक दूसरा भी, एक तीसरा भी, और लास्ट में इस माया जाल में वो फंसता ही रहेगा। उसे ये नहीं पता चलेगा लास्ट में कि मैंने पढ़ा कौन से चैनल से था और किसने क्या बताया था। तो बहुत कम विद्यार्थी होते हैं और सिलेक्शन भी कम के ही होते हैं। फॉर्म भरते हैं 2 लाख, लेकिन पास होते हैं सिर्फ 1000। तो बस यही कारण है कि वो एक पे टिके रहते हैं, एक पुस्तक, एक गुरु और एक चैनल और अपने मैटर पे भरोसा। यही आपको आरपीएससी में सफलता दिलाएगा। बाकी कितनी भी किताबें पढ़ जाओ कोई मायने नहीं रखती है। आगे बढ़ेंगे। केशवदास रीतिकालीन कवि थे और इसमें भी कौन से थे? रीतिबद्ध कवि थे। ये ज़रूर पूछा जाता है कि केशव रीतिबद्ध थे। इन्होंने एक ही रात में रामचंद्रिका रामचरितमानस की होड़ में लिख डाली थी। ठीक है, और छंदों का अजायबघर कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रामचंद्रिका छंदों का अजायबघर। लिख लेना इसे आप। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए थे, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले प्रस्तुत कर इन्होंने इतिहास बना डाला, जो आने वाले कवियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब देखिए आगे, ये केवल समझने के विषय थे, मैंने आपको समझा दिए। अब अगला पॉइंट आप लिखेंगे रचनाएं। क्या लिखेंगे? रचनाएं। लिखिए रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर चरित्र, वीर सिंहदेव चरित्र। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कितनी बार रचनाओं को पूछ लिया जाता है देखे कि कौन सी इनमें से नहीं है। तो अभी नेट के एग्ज़ाम में आई थी कवि प्रिया, ये जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा था कि नंददास की कौन सी रचना नहीं है, और वहाँ पे 3 रचनाएं तो नंददास की दे दी थी और चौथी इस कवि प्रिया को डाल दिया था। तो ये हमें अगर पता है कि कवि प्रिया केशवदास की है तो आराम से उस विद्यार्थी वहाँ से वो निकाल सकता है। तो ये प्रश्न अभी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया। आप आगे की रचनाएं लिखिए। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसीलिए आपको सारी लिखनी है, सारी याद करनी है। चाहे आप अपनी ट्रिक बना के करो, कैसे भी करो, याद करनी ही पड़ेगी। कई विद्यार्थी कहेंगे मैडम इतनी रचनाएं हैं, कैसे याद करें, क्या करें? इसका मेरे पास भी कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा है वो अच्छे से जानता है। जो आरपीएससी एग्ज़ाम में एक सीट लेने का इच्छुक है उसे पता है कि मैंने ओखली में सिर दिया है तो फिर मैं मूसल से नहीं डरूंगा, और ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। इसकी कोई घुट्टी नहीं है कि मैं पिला दूं और आपको याद हो जाए, या कोई इंजेक्शन नहीं है कि मैं लगा दूं और आपको याद हो जाए। ये आपको कैसे याद होंगे, तरीका बता सकती हूँ। बार बार पठन मनन चिंतन, बार बार पठन मनन चिंतन, और रेगुलरिटी अगर आप रखोगे तो आपको ये याद होंगे। बाकी अगर आप सोचो मैं तो एक बार पढ़ लूँ तो एक बार में साथ तो आप परीक्षा में बैठने लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक है। रतन बावनी का रचना काल ठीक से पता नहीं, लेकिन सबसे पहली रचना केशवदास की किसे माना जाता है? रतन बावनी को। ठीक है, यानी कि उसे सबसे पहली रचना माना जाता है किसे? रतन बावनी को, भले रचना काल इसका पता ही ना हो। ये लिख लेना कि रतन बावनी का रचना काल पता नहीं, पर सबसे पहली रचना माना जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम आगे समझेंगे। ठीक है, लिखाना था मैंने लिखा दिया। केशवदास ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की है। बुंदेल के रहने वाले होने के कारण इनकी रचनाओं में बुंदेली शब्दों का प्रयोग हुआ है, साथ ही संस्कृत का प्रभाव भी है। इसी कारण केशव की भाषा संस्कृत के बोझ से दबी हुई दिखाई पड़ती है। इनकी भाषा में बुंदेली शब्दों के साथ साथ मुहावरे का भी प्रयोग हुआ है। संज्ञा सर्वनाम के रूप, कारक चिन्हों में भी बुंदेली रूप दिखाई देता है। केशवदास ने अलंकारों का भी बहुत अधिक प्रयोग किया। केशव ने काव्य शैली के मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों का प्रयोग किया। संवाद योजना के प्रयोग में केशवदास क्या थे? माहिर थे। काव्य शास्त्रीय नियमों का कठोर पालन इनकी रचनाओं में असहज, अस्वाभाविकता और बनावटीपन की स्थिति पैदा कर देती है।
इसी कारण इन्हें कठोर काव्य का प्रेत या कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। तो ये लाइन लिख लो अब, अगली लाइन पॉइंट बना के, कि केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके इस पाठ की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब अगला पॉइंट है कि केशवदास की मृत्यु कब हुई? 1617 ईस्वी में हुई। ये ईस्वी और सन का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, जैसा यहाँ लिखा गया है वैसा ही याद करते वक्त भी केवल 1617 नहीं, आगे ईस्वी है तो ईस्वी, सन है तो सन। ठीक है, तो ये मैंने आपको केशवदास का जीवन परिचय बताया पूरा। ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अब देखिए, कक्षा 12 की जो अंतरा बुक हमारे माध्यमिक विद्यालय राजस्थान में अभी चल रही है विद्यालयों में, उसी बुक में जो कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ से प्रश्न बनने लायक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो मैंने दोनों किताबें साथ ली हैं। ये किताब जो आपको दिख रही है, ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय दिल्ली की किताब है, जो कि व्याख्या सहित है। और एक किताब को जो हमारे विद्यालय में अभी राजस्थान में चल रही है, मैंने उसे भी इसी में इंक्लूड किया है, ताकि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है उन्हें भी कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली पद्य भाग में। तो अब हमने यहाँ ये देखा, अब केशवदास ने इस पाठ में रामचंद्रिका के 3 भाग लिए हैं, मतलब छोटे छोटे से 3 पार्ट। एक तो सरस्वती वंदना जो इन्होंने सबसे पहले करी, उसका एक छोटा सा पार्ट लिया, एक पंचवटी वन के वर्णन का छोटा सा अंश लिया, और एक अंगद का छोटा सा अंश लिया। तो सबसे पहले जो ये 3 अंश लिए इसमें, इनके बारे में इसका मूल भाव क्या है, केशव कहना क्या चाहते हैं, ये हम देखेंगे। तो ये जो आपको यहाँ पेज दिख रहा है, ये मैंने आपकी कक्षा 12 अंतरा की बुक से लिया है। जिनके पास बुक है उनको पता है, उनके पास किताब है तो वो किताब से देख सकते हैं, और जिसके पास किताब नहीं है वो यहाँ मेरे साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि पद्य भाग में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, तो उससे पहले पाठ का अगर मूल भाव समझ आ जाता है तो फिर हमको पद्य में दिक्कत नहीं आती है। देखो, पद्य भाग पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ कि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि सबको ये जल्दी होती है। जैसे गद्य, मैंने कितने ही बच्चों से सुना है, मैडम आप गद्य रहने दो, गद्य तो हम पढ़ लेंगे, आप तो पद्य पढ़ाओ। जबकि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ बहुत ही अच्छी, एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न करने बैठते हैं तो आपको पद्य भाग में दिक्कत नहीं आएगी, आपको गद्य भाग में दिक्कत आएगी। और ये मेरा खुद का अनुभव है। गद्य भाग के प्रश्न ही हम गलत करके आते हैं, पद्य भाग के हम गलत नहीं करके आते हैं। जबकि पद्य हमको टफ लगता है। हमें क्यों टफ लगता है? हमें लगता है कि उसकी व्याख्याएं वहाँ पूछी जाएगी, तो हमें तो व्याख्या नहीं आती। जबकि हम खुद 11वीं 12वीं कॉलेज पढ़े हुए, हमें पता है कि व्याख्या हमें 11वीं 12वीं और जब हम BA MA करते हैं तो वहीं तक सीमित है उसका पूछने का दायरा। ये कंपटीशन एग्ज़ाम है, यहाँ आपको सप्रसंग व्याख्या ही नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पूछने का तरीका ही बदल जाता है। तो पद्य भाग के लिए आप भले ही पीछे पड़ते हो, लेकिन गद्य भाग भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आप खुद ये पाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी तब तो नहीं, लेकिन अगर गद्य भाग को आपने ऐसे ले लिया कि ये तो कहानी निबंध है, हम पढ़ लेंगे हो जाएगा, आपको वहाँ एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसीलिए बता रही हूँ। तो पद्य भाग की जितनी टेंशन लेते हो ना, उतनी गद्य भाग की लिया करो, दोनों बराबर है, ठीक है। तो देखो अब आगे, ये कक्षा 12 की अंतरा का पेज है। मैं वापस रचनाएं बता दूं, जो उस किताब में भी यही रचनाएं जो मैंने आपको ऊपर अभी पढ़ाई है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ठीक है। रतन बावनी का रचना काल अज्ञात है, लेकिन इसे सबसे पहली रचना माना जाता है। अपन लिख चुके हैं और मैं आपको ये बता चुकी हूँ। अब देखो, जो 3 आए हैं, सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन और अंगद, ये क्या है, इनका मूल भाव वो हम पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। जब हम मूल भाव निकाल लेते हैं और शब्दार्थ पढ़ लेते हैं तो फिर उस रचना में और कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रह जाती है। केशवदास की काव्य भाषा क्या है? ब्रज। बुंदेल निवासी होने के कारण इनकी रचना में बुंदेली के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। संस्कृत का प्रभाव तो है ही। इस पुस्तक में इनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास ने
माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। अब देखो अगली लाइन आप लिखिए कि केशवदास में जो इनका केशवदास, इस लाइन को इस तरीके से लिखिए कि कक्षा 12 अंतरा की, आप समझना जो मैं प्रश्न बोल रही हूँ, कि कक्षा 12 अंतरा पाठ्य पुस्तक में केशवदास द्वारा रचित अंश उनकी किस प्रसिद्ध रचना से लिया गया है? तो उत्तर होगा रामचंद्र चंद्रिका। आप इसे प्रश्न बना के भी उत्तर लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोला है। ठीक है, माँ सरस्वती की। अब इस अंश में ऐसे भी प्रश्न पूछ लेगा कि रामचंद्र चंद्रिका का अंश जो केशवदास द्वारा रचित है कक्षा 12 अंतरा की पुस्तक में, उसमें केशवदास ने किसका वर्णन किया है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन किया है, लिख लेना इसको। और प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं पद्य भाग में से, व्याख्याएं बिल्कुल नहीं आएगी, पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ। इस या तो ऐसे प्रश्न आएंगे जो ये मूल भाव है, या फिर पूरी की पूरी पंक्तियाँ दे देगा पद्य भाग की और पूछेगा कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं डायरेक्ट। क्योंकि ऐसे दो प्रश्न पिछली जो अभी 2020 वाली फर्स्ट ग्रेड हुई है उसमें दो दो पंक्तियाँ देके बिहारी और कबीर के लिए ऐसे ही पूछा गया था, सीधी पंक्तियाँ दे दी और ये किसकी है और आपको निकालनी है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि पूरा पाठ पढ़ा हुआ होना चाहिए, पंक्तियाँ पढ़ी हुई होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरी इस पुस्तक में इस रचनाकार की पद्य भाग की ये पंक्तियाँ रही है। ठीक है, ऋषियों मुनियों देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं। अब दूसरे छंद सवैया में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। दूसरे में पंचवटी का महत्व बताया, पंचवटी स्वर्ग के बराबर बताया पंचवटी को इन्होंने। अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। वह रावण को समझाते हुए कह रहा कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांघ कर लंका में आ गया और तुमसे कुछ करते भी नहीं बना। इसी प्रकार तुमसे लक्ष्मण द्वारा खींची गई धनु रेखा भी पार की गई थी, यानी तुमसे तो वह भी पार नहीं की गई थी। तुम श्री राम के प्रताप को पहचानो, यानी जो हनुमान जी लंका लांघ कर, समुद्र को लांघ कर लंका आ गए फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, और लक्ष्मण जी ने जो रेखा खींची थी सीताहरण हुआ था उससे पहले, वो भी उसको भी तुम पार नहीं कर पाए, तो तुम श्री राम के प्रताप को इसका मतलब नहीं जानते। तो ये जो तीन हम आगे पढ़ने वाले हैं छंद सवैये, उसके अंदर इन्होंने यही बताया है। अब देखिए आगे, अब हम पहला पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको शब्दार्थ बताऊंगी, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ जब भी आप पद्य भाग पढ़ें तो पाठ का, उस रचना का जीवन परिचय जो रचनाकार है, फिर उस पाठ का मूल भाव कि उसमें बताया क्या, और शब्दार्थ पढ़ने के बाद उसके बाद आप इन पर आइए। ये आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, ये टफ नहीं लगेगी जितना आपको एकदम से खोलते ही लगती है। तो सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। ये शब्दार्थ है, ठीक है। देखो पढ़ने का हमेशा एक तरीका होता है, भले ही हमें समय लगे, कम पढ़ो लेकिन उतना पढ़ो कि इसमें से यदि कोई भी प्रश्न आता है तो मेरा गलत नहीं होगा। इसी उद्देश्य से पढ़ना चाहिए था, और मैं भी ऐसे ही पढ़ा करती थी, कम पढ़ती थी लेकिन उसे इतना अच्छे तरीके से मैं रट लिया करती थी, समझ लिया करती थी कि उसमें से यदि एक प्रश्न आया तो मुझे इतना विश्वास होता था कि ये प्रश्न मेरा गलत नहीं जाएगा। बानी, बानी यानी वाणी सरस्वती। मति, मति यानी बुद्धि। ऋषिराज, ऋषिराज यानी श्रेष्ठ ऋषि। चार मुख, चार मुख वाले ब्रह्मा। पांच मुख, पांच मुख वाले शिव। षटमुख, छह मुख वाले षडानन कार्तिकेय। मीचू यानी मृत्यु। तटी, समाधि। अघ ओघ यानी पापों का समूह। बानी किसे कहा गया? सरस्वती को कहा गया क्योंकि वो वाणी की देवी है। मति यानी हमारी बुद्धि। ऋषिराज श्रेष्ठ ऋषियों को। चार मुख ब्रह्मा के हैं, पांच मुख यहाँ शिव को माना। देखो इस किताब के अकॉर्डिंग जो लिखा है हमें वही पढ़ना है। आप अलग अलग मंतव्य रखेंगे, पांच मुख शिव जी के कहाँ से हो गए, हमें तो पता ही नहीं, हमने सुना ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बोर्ड की किताब में जो है और जो लिख दिया है वही हमारे लिए सर्वदा सत्य है। क्यों? क्योंकि जब पेपर
आएगा और जांच होगी तो इन्हीं किताबों का सहारा लिया जाएगा। वहाँ पर आपके तर्क वितर्क सबका खंडन होगा। इसीलिए दिमाग नहीं लगाना, जो इस किताब में लिख दिया हमें तो बस उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर शिव जी के लिए 5 मुख, षटमुख 6 मुख वाले षडानन या कार्तिकेय, मीचु यानी मृत्यु, तटी यानी समाधि, अग ओग यानी पापों का समूह है, मुक्ति नटी मुक्ति रूपी नटी नाचने वाली, ठीक है। धूर जटी ये भी किसको कहा गया? शिव को। वारिधि समुद्र को। देखो कितने ही आपके शब्द क्लियर हो रहे होंगे और ये आपको व्याकरण में भी मदद करेंगे बाद में, है ना। ये व्याकरण का पोर्शन भी आपका बहुत इजी कर देंगे। 10 कंठ रावण, ठीक है। अब अगर मैं कह दूँ 10 कंठ में कौन सा समास है, तो यूँ तो हम देखा जाए तो द्विगु भी कह सकते हैं क्योंकि हम वहाँ पे संख्याओं की गणना करते हैं, है ना। लेकिन फिर भी एक अन्य ही अर्थ प्रकट हो रहा है तो फिर किस में जाएगा? बहुव्रीहि में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब हम यहाँ से हमने मूल भाव पढ़ा, हमने शब्दार्थ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इनकी रचनाएं। बहुत ही गजब की रचनाएं हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें, इसीलिए आप आनंद से पढ़िए, उदास होके और ना ऐसे मुंह बना के नहीं पढ़ना, क्योंकि हम जिस पोस्ट पे जाने वाले हैं ना, उस पोस्ट के मज़े ही कुछ और है। इसीलिए पढ़ना है तो पूरी जान लगा के पढ़ना है, पूरा जी लगा के पढ़ना है, क्योंकि जब हम वहाँ जाएंगे उस पोस्ट पे तो बहुत मज़ा आएगा और आपको अभी से एक्साइटमेंट होगा कि कब मेरा सिलेक्शन होगा, कब मैं जाऊँ या कब मैं जाऊँगी, कब मैं जाऊँगा। तो देखो आपको उससे पहले अपना सर्वस्व लगाना होगा, अपना सब कुछ लगाना होगा। इसीलिए सब कुछ भूल के अपना सब कुछ लगा दो इन किताबों पर, फिर उसके बाद देखो कि जो आपको फल मिलेगा वो आनंद देने वाला होगा, ठीक है। रामचंद्रिका, और सबसे पहले रामचंद्रिका का जो प्रथम अंश है उसमें केशवदास ने किसका वर्णन किया है, किसकी महिमा का वर्णन किया है? सरस्वती का। अगर ये लाइन नहीं लिखी है तो लिख लेना कि रामचंद्रिका के प्रथम अंश में हमारी कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा में केशवदास ने किसकी महिमा का वर्णन किया? सरस्वती की महिमा का वर्णन किया। और अगर प्रश्न आया तो यही आएगा, देख लेना आप, हर पाठ में ऐसे ही पूछे जाते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कही कही हारे सब, कही काहू कही न काहू लई, भाविभूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों न बखानी काहू पे गई, पति बरने 4 मुख पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 6 मुख तदपि नई नई। समझ में आ गया? देखो ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं पाठ 10 केशवदास रामचंद्रिका, और छंद कौन सा है ये भी कितनी बार पूछ लेते हैं, दंडक। देखिए ये किताब बहुत ही जानदार है और ये राष्ट्रीय शिक्षा निदेशालय ने ये किताब केवल 11वीं 12वीं के लिए ही निकाली है, 10वीं क्लास में ये किताब ही नहीं है। मैंने खूब सर्च मारा है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा मैटर लेके आ सकूं। मैंने खूब ढूंढा, लेकिन 10वीं क्लास में और 9वीं क्लास में ये किताब कहीं है ही नहीं है। ये किताब इन्होंने केवल 11वीं 12वीं में दी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो मैटर है उसका लाभ हम उठाएं। तो देखो ये दंडक छंद है जो हमारी कक्षा 12 की अंतरा में भी हमें नहीं बताया गया। अब अगली लाइन लिखो, बानी जग रानी डॉट 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 तदपि नहीं नहीं। ये ऐसे पूछेगा परीक्षा में सीधा, बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, यह पंक्ति किसकी है? और आपको पता होना चाहिए, अगर पढ़ा होगा तो केशवदास की। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जैसे अगली लाइन इसी में हम पंचवटी वन वर्णन की ले लें तो ऐसे वो लाइन दे देगा, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक घटी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की है? अब आपने अगर अच्छे से रचनाएं पढ़ी है तो आप निकाल लोगे। तो ये आरपीएससी के प्रश्न पूछने का तरीका ये है, इसीलिए पद्य भाग में आप इतना घबराएं नहीं। अगर व्याख्या नहीं भी आती तो इतनी टेंशन नहीं है, शब्दार्थ आना ज़रूरी है, वो पंक्तियाँ याद होना ज़रूरी है, मूल भाव याद होना ज़रूरी है, और रचनाकार का जीवन परिचय याद होना ज़रूरी है, ठीक है। ये पद्य भाग की खासियत है।
गद्य में तो वो कहाँ कहाँ से उठाएगा, दिमाग घुमा देगा आपका। ठीक है ना, गद्य याद करना बहुत टफ है, इस बात को आप गांठ बांध लेना अच्छे से। ये तो 8-10 लाइन में चैप्टर ख़त्म है पद्य भाग का, पंक्तियाँ याद भी रह जाएगी। वहाँ गद्य में निबंध कोई 8 पेज का होगा, कहानी 4 पेज की होगी। अब बीच में से लाइन उठा लेगा और पूछेगा इस कहानी में यह कथन किसने किससे कहा था। अब आप वहाँ पे निकालने बैठोगे, सर घूम जाएगा आपका। इसीलिए गद्य को भी इतना हल्के में ना ले, जितना पद्य है उतना ही गद्य है। ये अनुभव बोल रहा है, हवा में बातें नहीं कर रही मैं आपसे, मैंने खुद ने अप्लाई किया है इस वजह से। और बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि पद्य भाग मैं भी सारा सही करके आई, लेकिन गद्य का एक प्रश्न मैं खुद गलत करके आई, क्योंकि वहाँ पता ही नहीं चला, जबकि पढ़ा सब था। तो होता है हमारे साथ ऐसा। ठीक है, अब आपने ये लाइन लिख ली, बानी जगरानी तदपि नहीं नहीं, लिखी है कवि केशवदास, और कविता है रामचंद्रिका और दंडक छंद। ये बहुत है हमारे लिए, यही पूछा जाता है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि मैडम आपने व्याख्या नहीं पढ़ाई। बाकी मेरा व्याख्या पढ़ाने का कहीं मन नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है अच्छे से। मैंने खुद मेहनत की थी, तो खुद पेपर पे शोध किया था, मैंने खुद देखा था, तो मुझे ये पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मैं व्याख्या नहीं पढ़ाऊँगी तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी से बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, तो नहीं पढ़ते हैं। तो ये व्याख्याएं हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप संतुष्ट हो जाएं। माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया, जो हम लिख चुके हैं। कवि कहता है कि माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का बखान शब्दों के द्वारा नहीं किया जा सकता। वह सदैव नयापन लिए हुए है। देवता, सिद्ध पुरुष, ऋषि मुनि तथा तपस्वी सभी ने माँ सरस्वती की महिमा का वर्णन करना चाहा, परंतु कोई भी इसमें सफल नहीं हो सका। आज तक कोई उसका गुणगान न कर सका, न कर सकता है और न कोई कर सकेगा। 4 मुख वाले ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा कौन थे? पति थे। 5 मुख वाले शिवजी कौन थे? सरस्वती के पुत्र। और 6 मुख वाले कार्तिकेय सरस्वती के कौन थे? नाती। ठीक है, उनकी महिमा का बखान भी नहीं कर पाए। माँ सरस्वती की उदारता प्रतिक्षण बदलकर नया रूप धारण कर रही है, उनकी महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन प्रभावी रूप से किया गया। काव्य सौंदर्य में हमेशा आपसे कहती हूँ, कक्षा 12 के बच्चों के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है पंक्तियाँ देकर कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए। इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या है? तो ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के काम का है, हमारे काम का नहीं है। अब देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, ये जो पंक्तियाँ हैं, बानी जग रानी की उदारता, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लिख लीजिए, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर किया गया वर्णन, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब आगे बढ़ेंगे, अगली लाइन लिखो, पति बढ़ने 4 मुख, पूत बढ़ने 5 मुख, है ना। पति बढ़ने ... तदपि नहीं नहीं, कवि केशवदास है और रामचंद्रिका से लिया गया है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने माँ सरस्वती की उदारता और महिमा का बखान करते हुए कहा कि माँ सरस्वती की उदारता और महिमा का बखान करना इस मुख के माध्यम से संभव नहीं है। ब्रह्मा अपने 4 मुख से, शिव अपने 5 मुख से, कार्तिकेय अपने 6 मुख द्वारा इसकी महिमा का वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सके हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि माँ सरस्वती की उदारता और महिमा नित्य नया रूप धारण कर लेती है, यानी कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, हर दिन नई नई लगती रहती है। तदपि नई नई, यानी जितनी इसकी महिमा का हम बखान करते हैं, हर रोज ये नई नई लगती जाती है। इसीलिए ही कहा है कि कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। अब अगला देखो, पंचवटी वर्णन। ठीक है, ये दूसरा वाला है इसका, केशवदास में जो दूसरा इन्होंने अंश दिया है, दूसरा जो छंद है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जय एक घटी, निगटी रिचु मीचु घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी बिकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी,
चहु और निनाचती मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। देखो पढ़ने में भी मज़ा आता है अगर आप आनंदित होकर पढ़ते हैं तो। हिंदी विषय ही ऐसा है, लोगों को लगता है हिंदी में क्या है, पर हिंदी में अगर न कुछ नहीं आए तो बिंदियाँ लग जाती है। ठीक है, अब देखो हम इसका ये क्या है, ये लक्ष्मण जी का ये है संवाद, यानी पंचवटी का महत्व बताया गया है इसमें। ठीक है, और लक्ष्मण जी और उर्मिला का संवाद है ये। ठीक है, लिख लेना इसमें पहली लाइन लिखो, सब जाति फटी दुख की दुपटी डॉट डॉट डॉट, ये जटी पंचवटी कर दिया, यहाँ पे वन पंचवटी आएगा, ये यहाँ प्रिंट मिस्टेक है, वन पंचवटी, वन, देखो ये यहाँ पे भी वन ही है, ये देखो ये वन पंचवटी है, ये लास्ट में जटी हो गया। ठीक है, कवि केशवदास, कविता रामचंद्रिका, और ये यहाँ पर क्या है, लक्ष्मण और जो उर्मिला है उसका संवाद है। कैसे है क्या है हम आगे देखेंगे। इस छंद में कवि ने लक्ष्मण और उर्मिला के संवाद द्वारा पंचवटी के सात्विक वातावरण का चित्रण किया। इस लाइन को लिख लो आप। आगे पढ़ते हैं। कवि कहता है कि पंचवटी के नज़दीक पहुंचते ही व्यक्ति के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, इसमें जो वर्णन किया गया है ना, क्या है मेन ये है कि पंचवटी को स्वर्ग के समान बताया गया, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसकी अपार शोभा के कारण छल कपट वाला व्यक्ति भी कैसा बन जाता है, सात्विक। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति में से मृत्यु के प्रति डर भी समाप्त हो जाता है, और यहाँ पर जीव की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, बाधाओं का अंत हो जाता है। यहाँ योग साधना के समान आनंद प्राप्त होता है, सभी प्रकार के पाप खत्म हो जाते हैं, गुरु के ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जिसके चारों ओर मुक्ति नटी बनकर नाच रही है। मुक्ति से जो आनंद प्राप्त होता है वह आनंद पंचवटी में चारों ओर मिलता है। इन्हीं गुणों के कारण पंचवटी शिव की जटाओं के सम्मान क्या है, कल्याणकारी है। हमने शब्दार्थ में दूर जटी पढ़ा, मीचू यानी मृत्यु पढ़ा, है ना, अघोग यानी पाप की गठरी पढ़ा, ये उसी का वर्णन है। तो पंचवटी की शोभा और पवित्रता का सुंदर चित्रण किया गया। अगला देखो, देखो घटी हूँ, घटी में यमक अलंकार है, लिख लीजिए आप। ठीक है, गुरु ज्ञान घटी में रूपक अलंकार और मोक्ष नदी में रूपक, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, अग ओग डॉट 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 गुरु ज्ञान घटी, कविता रामचंद्रिका, कवि केशवदास, लिख लिया। इस पंक्ति के द्वारा पंचवटी की महिमा, ये उसी का अंश है, अलग नहीं है, ये उसी का अंश है। ठीक है ना, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। बस ये कक्षा 12 के विद्यार्थियों के अनुसार काव्य सौंदर्य की दृष्टि से या आशय की दृष्टि से पूछ लिया जाता है, हम दोबारा इसका अर्थ देख रहे हैं। इसमें कहा गया पंचवटी में इतनी पवित्रता है कि यहाँ आकर हर व्यक्ति पाप के बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। यहाँ ज्ञान का भंडार, यहाँ क्या है, यहाँ ज्ञान का भंडार है। ठीक है, ये इतना ही है कि यहाँ ज्ञान का भंडार है, ये आगे है नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम अंगद को पढ़ेंगे तीसरे में। ठीक है, सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, बांधोई बांधत सो न बन्यो, उन बारिधि बांधी के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। ये इतनी बार जो जरी 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 ये सब यमक अलंकार है, क्योंकि हर बार जहाँ शब्द एक बार, यानी इसमें यमक अलंकार कहाँ होता है कि बार बार वो शब्द आ रहा है लेकिन हर बार उसका अर्थ भिन्न हो रहा है, यानी यमक अलंकार। शब्द भी बार बार आएगा और अर्थ भी हर बार अलग होगा, यानी यमक अलंकार होगा। समझ में आ गई बात। और श्लेष कहाँ होता है आपकी जानकारी के लिए, शब्द एक लेकिन अर्थ अनेक, वो तो होता है श्लेष। समझ रहे हैं बात, शब्द एक होगा
लेकिन उसी के एक के ही अर्थ अनेक निकलेंगे, वो तो श्लेष होगा, लेकिन हर बार शब्द भी अलग अलग होगा। सॉरी, शब्द जैसे ये आया जरी जरी जरी, बार बार वो शब्द आ रहा है, लेकिन इस जरी का मतलब भी अलग, इस जरी का भी अलग, इस जरी का भी अलग, तो हर बार उसका जब अर्थ अलग है तो यमक अलंकार। ठीक है, लिखो आगे, सिंधु तरियो डॉट 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 जराई जरी। कवि केशवदास रामचंद्रिका अंगद से। इस पद में रावण की पत्नी मंदोदरी रामचंद्र के गुणों का वर्णन कर रही है। यानी इस पद में रावण की जो पत्नी है वो क्या कर रही है, वो उनका वर्णन कर रही है। कैसे? इन पंक्तियों में मंदोदरी ने राम की महिमा का वर्णन किया। वे रावण को समझाते हुए कहती है कि राम का दूत कौन था? राम का दूत मैंने अभी आपको बताया कि राम का दूत कौन था। देखिए, वैसे इन्होंने यहाँ रावण की पत्नी दे दिया, लेकिन सही तरीके से देखा जाए तो ये अंगद जी है। मुझे जहाँ तक लगता है तो ये हो सकता है संवाद मंदोदरी का हो, लेकिन यहाँ पर बात अंगद और रावण के बीच में हो रही है ना। संवाद मंदोदरी का है, लेकिन जो वार्तालाप है वो अंगद और रावण के बीच हो रहा है, ये वार्तालाप। क्योंकि ये जो पद्यांश है ये केशवदास की रामचंद्रिका के अंगद शीर्षक से लिए, और इसमें अंगद रावण के संवाद में श्री राम की तो प्रशंसा और रावण की हीनता की व्यंजना दी है। तो यहाँ पर जो अंगद है वो रावण के दरबार में उससे कह रहा है, ये मुझे यहाँ गलत लगता है इस बुक में, क्योंकि ये रावण की पत्नी मंदोदरी का संवाद नहीं है, आप इसे करेक्शन कर लेना। यहाँ पर रावण और अंगद दोनों का संवाद है, क्योंकि हमने पाठ के मूल भाव में पढ़ा है। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो आप पाठ का मूल भाव देखिए कि हमने देखो यहाँ पढ़ा था। मैं आपको फिर से ले जाती हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे। ये देखो, अंगद द्वारा किया गया रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है, ठीक है, और वह रावण को समझाते हुए कह रहा क्योंकि ये बुक दिल्ली है जो सेंट्रल लेवल पे चलती है, हो सकता है वहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हो। हमें तो हमारे राजस्थान में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चल रही है उसके अनुसार ही पढ़ना है, क्योंकि कल को अगर आपत्ति भी लगे प्रश्नों पर तो हमें कोई दिक्कत ना हो, हम सेफ बचे रहें। ठीक है, तो ये जो संवाद है यहाँ पर अंगद रावण को कह रहा है, ये मंदोदरी और रावण का नहीं है, आप अच्छे से समझ लें, ये अंगद कह रहा है यहाँ, तो हम यहाँ अंगद को ही मान के पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये मंदोदरी और रावण नहीं होगा, आप इसे मंदोदरी नहीं है ये, ठीक है, ये मंदोदरी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ किसको मानेंगे हम? अंगद को मानेंगे। समझ में आ गई बात? मैंने आपको इसका प्रूफ भी बता दिया, हमारी कक्षा 12 अंतरा में साफ लिखा है कि अंगद ही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखो सब जगह से पढ़ो, है ना, लेकिन अपना खुद का दिमाग लगाते हुए पढ़ो। 100 बात की एक बात, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताब में जो है वही 100% सत्य है, चाहे वह कुछ भी लिखा हो। क्योंकि कल को अगर किसी प्रश्न पर आपत्ति लगाई जाती है और अगर आप आपत्ति लगाओगे तो आपको ऑथेंटिक बुक का प्रमाण देना होगा, तो इसी किताब के पेज को मानेगी, वो किसी और किताब के पेज को आरपीएससी नहीं मानेगी। कुछ भी लिखा है, लेकिन अगर इसमें लिखा है 100% सत्य है, बेधड़क पढ़ लो, निसंकोच पढ़ लो आप। ठीक है ना। तो इन पंक्तियों में अंगद राम की महिमा का वर्णन करता है, अंगद कर रहा है, और वे रावण को समझाते हुए कह रहा है, ये पूरा अंगद का मान के ही पढ़ रही हूँ मैं, और आप भी वैसे ही पढ़ना, कि अंगद कह रहे हैं कि राम का दूत हनुमान लंका तक आ गया और तुम लक्ष्मण की रेखा तक पार नहीं कर सके, और राम के वानरों ने समुद्र पर पुल बांध दिया और तुम हनुमान को बांध तक नहीं सके। और यह जहाँ जहाँ मंदोदरी है वहाँ आप अंगद पढ़ेंगे। ठीक है, अंगद ने रावण से कहा कि तुमने हनुमान की पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल में भिगोकर उसे जलाने की कोशिश की। तेलनी तूलनी, तेलनी यानी तेल, तूलनी यानी रुई बांधकर, कपड़ा बांधकर जलाने की कोशिश करी, किंतु वो तो जला ही नहीं, बल्कि उसी आग से हनुमान ने सोने की लंका को जला दिया। यहाँ अंगद पढ़ना है मंदोदरी की जगह। अंगद के कहने का भाव यह है कि रावण श्री राम की महिमा को पहचाने
और सीता को वापस श्री राम के पास भेज दे। यानी राम की प्रशंसा के बहाने इस पद में क्या किया गया, छंद में रावण की निंदा की गई, व्यंजना की गई, उस पर ताना मारा गया है। ठीक है ना। तो ये अब अगला देखो, एक और है अगला शब्दार्थ, तो मैं पढ़ाई चुकी थी, इसी में से है जो मैंने अभी आपको पूरा दोहा ये पद छंद पढ़ाया है ना, उसी की एक लाइन को इन्होंने और अलग से देके अच्छे से बताया। कैसे बताया, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तो लिख लेना ये यहाँ से यहाँ तक कवि केशवदास और अंगद, रामचंद्रिका के अंगद से लिया गया। इन पंक्तियों के माध्यम से रावण को हर क्षेत्र में मिली हार का एहसास कराया गया। रावण श्री राम के दूत हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया, जबकि हनुमान ने रावण द्वारा पूंछ में लगवाई आग से उसी की सोने की लंका को जला डाला। रावण देखता ही रह गया, कुछ भी नहीं कर सका। हनुमान की वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण या वर्णन किया गया। और ये शब्दार्थ मैं आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि इसमें करेक्शन की ज़रूरत है मैंने आपको करा दिया। अपने दिमाग से पढ़िए। 12वीं की जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबें हैं उनको अपने पास रखते हुए पढ़िए, कभी आप गलत नहीं पढ़ेंगे। और विश्वास कीजिए मैं कभी आपको गलत नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं है। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है मैं करवा दूंगी। तो ये हमारा केशवदास पाठ है जो कि पाठ संख्या 10 है। अब इसके आगे का जो पाठ है वो हम कल पढ़ेंगे, और कल का पाठ होगा हमारा 11 नंबर का पाठ जिसका नाम है घनानंद। तो कल आप सब ये पाठ पहले से पढ़ेंगे, फिर हम इस पाठ को कल देखेंगे कि घनानंद में क्या है। पहले से पढ़ के आइए, मज़ा आएगा आपको। और कुछ नहीं कर सकते, जीवन परिचय पढ़ लो, मूल भाव पढ़ लो, शब्दार्थ पढ़ लो, बस ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ताकि कल आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मज़ा भी आएगा। तो आज के वीडियो में आज का केशवदास पूरा हुआ, कल हम पढ़ेंगे घनानंद। धन्यवाद।